सेल्यूलॉइड के सितारे। नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सब से पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोली और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार, जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है। और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतने ही मायने रखती है जितने कि उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफ़र कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी ज़बानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेल्यूलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है। रविराज जी, आपने मेरी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा कर दी है। मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका। जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है, उसमें भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ। क्या बात है। खास कोई बात शुरू करनी हो तो हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं, उस हरि को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है। उस हरि कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफ़र, तो ये जो सफ़र है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख हैं। उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है। आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं की खातिर और हम आपके चाहने वालों के खातिर, जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज़्यादा। उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए। तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को कि दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का जो सफ़र अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखना का शौक़ था, सभी को है और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे, वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरि कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। अच्छा, बचपन कैसा रहा बताइए कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के, उन दिनों आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह अगर हरी के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरी? संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बम्बई जाना है, तो 1956 में मैं जब बम्बई आया तो 2 सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ, देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की।
मगर मेरे अंदर का जो हरि कृष्ण था वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूं फिल्मों के द्वारा वो दूं। तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया। मुझे तो इतना ही याद है। बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था। हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप। से जब 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली, और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। सहेंगे तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे ख्वाब से दिलकश नजारा और क्या होगा कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। खुश हो तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी मुसदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता।
जब तक प्यार तेरा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। और मेरी तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, खास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ, मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है? देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू। उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था। उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजेस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मामा ये सूरज है। वो कहते नहीं, ये दिलीप कुमार है। मैं कहूँ ये सूरज है, वो वाला जो मर गया था। वो बोले नहीं, देख पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है। तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी 2-2 बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो मैं कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा। फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है। अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था? रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने, फैक्ट्रियाँ, जमीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी दे देगा। बिल्कुल सही बात है। भूखे नंगे भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी। जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें? गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। तड़पने भी नहीं देती हमें मजबूरियां अपनी। मोहब्बत करने वालों का तड़पना किसने देखा है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। बड़े अरमान से वादों ने दिल में घर बसाया था। वो दिन जब याद आते हैं, कलेजा मुंह को आता है। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। कभी सुख है कभी दुख है, अभी क्या था अभी क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। यूं ही दुनिया बदलती है, इसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है
मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। भुला दो वो ज़माना जब मुझे अपना बनाया था। भुला दो ना मैं उल्फत जब तुम्हारे लाभ आया था। भुला दो, भुला दो, भुला दो वो कसम जो दिलाई थी कभी तुमने। भुला दो वो कसम जो के खाई थी कभी तुमने। भुला दो जिससे तुम गुजरे हुए रंगीन ज़माने को। भुला दो हाँ भुला दो इश्क के सादा फसाने को। तमन्नाओं की बस्ती में अंधेरा ही अंधेरा है। इसे अपना कहे कोई जो अपना था पराया है। यही दुनिया बदलती है, किसी का नाम दुनिया है। कभी सुख है, कभी दुख है, अभी क्या था, अभी क्या है। मोहब्बत करके भी देखा, मोहब्बत में भी धोखा है। जहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। जहाँ बदला। मनोज जी, आपने बताया अपने बचपन के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही, और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा, और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है। क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गांव पड़ता था नांगलोई, वहाँ डाल दिया। वहाँ हिंदी माध्यम था, तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था, तो कुछ 4-1 महीने वहाँ पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके, तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं, वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूं, लेकिन मैं कब फेल हुआ, कब पास हुआ, कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था, मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए, पेपर कैसा हुआ, ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बम्बई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है, ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में, वो लिखा हुआ था, लेकिन 4 लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन, आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स, एंड रिमेंबर सन, दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड। क्या बात है। तो यही विश्वास मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है, ब्लंडर नहीं कर सकता। बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्राउन नहीं हो सकते, अगर ड्राउन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते। इतनी अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है, और आपने जैसे कि बताया कि 1 लाख रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, तो अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को। जिन दिनों मुझे बम्बई आना था, पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए, और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफ़ी खस्ता थी। मुझसे एक छोटी बहन थी, 2 बहनें और 1 भाई। वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से एक पिताजी के दोस्त आए, मिस्टर टकसाली साहब। वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी, और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत, ये मैं ट्राई करूं। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा होकर ये काम करेगा, ये तो
एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि ये दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के, कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए और एक दुकान अच्छी थी, उस पर बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया और 2 महीने मैंने काम किया और बटाला से टकसाली साहब ने खत लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर नहीं भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4 व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फोटो भी खिंचवाओ, कमीज भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। तो साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था। जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शशि जी से मुलाकात रही? मुलाकात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं रवि करके, मैं उनके यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था, वो मेरे क्लास फेलो थे। आंखों ही आंखों में कहते हैं ना, बात हो गई। जैसे पंचोली साहब का एक गीत है, नैनों के बांध की रीत अनोखी, रीत अनोखी, बांध चले और नैन ना देखें। कब क्या हो गया ये पता नहीं, हुआ जरूर है। बड़ी रोचक कहानी है। तो ये क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय जब आपने शशि जी को पहली बार देखा? 15-16। वाह, और पहली नजर का प्यार। हाँ, लेकिन बातचीत करने में 1 साल लग गया था, हेलो भी नहीं कर सकते थे। वाह, और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, इतने बड़े सितारे बन गए। फिर मैंने पिताजी को यहाँ से इशारतन एक इशारा दिया था, तो वो जानते हैं, पिता तो जानते हैं सब कुछ। वो उनके यहाँ चले गए तो 1 मिनट में बात तय हो गई। माता पिता ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने 22 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मेरे पिताजी से घूंघट निकाला। क्या बात है, वाह। फिर वो बीमार थे तो उन्होंने खुद उठवाया कि तू मेरी बेटी है। हमने कभी चाहे ना था कि घूंघट निकालो, मगर उसने परंपरा के अनुसार ये काम किया। और आप अपने प्यार को जब एक सितारे के रूप में स्थापित हो जाने के बाद जब आपने उनसे विवाह किया तो उस समय का अनुभव कैसा रहा? और उस समय तक तो आप जाना माना नाम बन चुके थे। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पाँव हमेशा धरती पे रहे, ना मैं गर्दन उठा के चला हूँ। ये फैक्ट है, मैं चलता भी हूँ तो गर्दन मेरी नीचे होती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ, ना मैं स्टार की तरह रहा कभी, ना मैंने कभी सेक्रेटरी रखा, ना स्टार वाली पार्टियां की। अपना अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है। कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा हो आपको? आपने कहा तो मुझे एकदम अपने गाने का ध्यान आया, जीवन चलने का नाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल छट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा के, बादल कट जाएगा मित्रा के, दुख से रुकना ना मित्रा के, एक पल रुकना ना मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम।
जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। ओए जो जीवन से हार मानता उसका हो गया छुट्टी। नाक चढ़ा कर कहे जिंदगी तेरा मेरा हो गया कुट्टी। ये रूठा यार मना मित्रा, ये यार को यार बना मित्रा। न खुद से रहो खफा मित्रा, खुद ही से बने खुदा मित्रा। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। मनोज जी, बचपन में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी। अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे? बात ये कि मैं ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहा। माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज़्यादा। जो धार्मिक भावनाएं हैं या जो रुचि पड़ी वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहाँ तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी। ये विभाजन की त्रासदी जी। और पिताजी नढाल थे, दीवारों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहाँ? 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा दे देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आज़ादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने दुख दर्द भूल गया। ये कहीं मेरे दिल में बस गया। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि सुनो बैठो ये संस्कार सीखो, ये बात सीखो, कभी नहीं कहा। इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाते थे। देश प्रेम का जो जज्बा था वो मेरे ख्याल से वो बीज था। वो बीज था। हालांकि लाहौर में जुलूस निकलते थे, जब INA का केस चल रहा था लाल किले में, तो जुलूस में शामिल हो जाता था कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लो शाहनवाज। लेकिन वो सीरियसनेस नहीं थी, वो एक बच्चे सारे हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं। लेकिन जो असली बीज पड़ा एक सोच का, वो 15 अगस्त को पड़ा। देश की आज़ादी के दिन ही तकरीबन 13 साल के रहे आप। उस दिन एक और घटना घटी कि पानी पिया मैंने तो उसने मुझे टका मांगा। मेरे को तो लगा पहाड़ गिर गया मेरे सर पे। हम तो पानी पिलाने को पुण्य समझते हैं। मैंने पिताजी से शिकायत की कि ये आदमी पानी के पैसे मांग रहा है। कहते यार पानी, हम तो दरिया के दरिया छोड़ आए हैं आज़ादी के लिए, तो पानी के 2 पैसों को रो रहा है। हम तो दरिया छोड़ आए। विविध भारती पर आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार। मनोज जी, हम चलते हैं आपके फिल्मी सफर की तरफ। और आपने पहले छोटी छोटी भूमिकाओं के से शुरुआत की अपने अभिनय की। तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा? जितना हुआ उतना नहीं सोचा था। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊंगा। लेकिन परमात्मा इस स्टेज पे ले आएगा। हो सकता है ये जगह, ये मकाम जहाँ मैं पहुंचा हूँ आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। कि जिंदगी में पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, कि ये दिलीप कुमार है, ये सूरज है, ये मर जाता है। तो वो 10 साल के बच्चे के कोरा दिमाग, कोरा दिल, उस पे दिलीप कुमार का नाम लिखा गया। एक वक्त वो आया कि दिलीप कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, बना कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन कहा हमेशा यही जाता है कि दिलीप साहब की फिल्म है। तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म आदमी में लिया। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूंगा। ये तो हुआ, लेकिन ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर जाके
दिलीप कुमार साहब को साइन करूंगा और वो सेट पे मेरे लिखे हुए डायलॉग बोलेंगे, वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे। इतना नहीं सोचा था, इतना कुछ हो गया। इसके आगे मैं भगवान से मांगूं तो इतने मांग सकता हूँ कि भाई अब तक अच्छा जीवन कटा, आगे भी कृपा रखना, और तो कुछ मांगने को है नहीं। जबरदस्त बात कही आपने। आदमी फिल्म का कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो? उस फिल्म में एक गीत था, दिलीप साहब और मुझ पे फिल्म आया गया था, कैसी हसीन ये बहारों की रात है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। ओ देने वाले तूने तो कोई कमी न की, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, छाया है हुस्नो इश्क पे एक रंग बेखुदी, आते हैं जिंदगी में ये आलम कभी कभी, हर गम को भूल जाओ, खुशी की बारात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। नगमे उबल पड़े, ऐसी खुशी मिली है कि आंसू निकल पड़े, होठों पे हैं दुआएं मगर दिल पे हाथ है, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मस्ती सिमट के प्यार के गुलशन में आ गई, मेरी खुशी भी आपके दामन में आ गई, भंवरा कली से दूर नहीं साथ साथ है, अब किसको क्या मिला, ये मुकद्दर की बात है। कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। श्रोताओं, इससे पहले कि मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सफर के बारे में हम आगे बढ़ें, हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने मनोज कुमार नाम कैसे रखा अपना? ये
जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी। उस फिल्म में भी दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो यही नाम रखूंगा। जिस तरीके से दिलीप साहब की बातचीत हो रही है, आप जाहिर है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि मनोज जी की जो शख्सियत है उस पर दिलीप साहब का ज़बरदस्त प्रभाव रहा है। आपके अभिनय में भी वो कहीं कहीं झलकता रहा है। तो ये डेलिबरेटली था कि मतलब आपने जान करके इसको लिया? नहीं, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मैं कोई मतलब ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेगुनाह हूँ। एक तो जो आपका आइडियल रहा हो तो शायद वो टेम्परामेंट कहीं आ जाता है। दिलीप साहब का जो टेम्परामेंट है वो अंडर प्ले का था। कुछ मेरी जाती जिंदगी भी ऐसी थी जो इंट्रोवर्ट और टिमिड, स्लो ऐसे। तो क्योंकि आपने फिल्म आदमी देखी होगी, आदमी में दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। उसमें 2 दिलीप कुमार नहीं थे। बिल्कुल सही है। क्रांति में आपने देखा दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। मेरा बार बार ये कहना कि दिलीप साहब की फिल्म देखी, दिलीप साहब से मुतासिर हुआ, दिलीप साहब से ये हुआ, वो शायद इस रोशनी में लिया जाता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। हो सकता है कोई मैनरिज्म किस वक्त मिल जाए। तो इसमें फिर किसी की एक्टिंग की बात नहीं आ जाती है कि ये किसी से कॉपीड है या किसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को प्रेरणा बनाते हुए की गई एक्टिंग है। बल्कि मनोज कुमार तो अपने आप में एक अलग संस्थान भी है। और आज तो हम बात करते हैं जब अलग अलग मैनरिज्म की, अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग के, तो एक स्कूल मनोज कुमार का भी रहा है जिन्होंने कि एक अलग तरीके का एक शेड दिया है अभिनय को। एक उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। शायद शहीद से और उपकार के दौर से आपका जो वो आधा चेहरा वाला जो वो सिस्टम रहा है और आंखें बंद करने वाला जो हिसाब किताब रहा है, इसके बारे में भी हमें खुलासा करके कुछ बताएं। जहाँ तक आंखें बंद करने का सवाल है, ये मैंने डेलिब्रेट कभी नहीं किया। मैंने बिल्कुल सीन को नेचुरल सीन समझ के किया है। शायद अगर कोई सोचने वाली बात आ जाए तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं। जैसे कि आप बगैर आंखें बंद किए छींक नहीं सकते। तो अगर सोच वाली बात आ जाए तो या तो आदमी आसमान की तरफ देखेगा, नीचे देखेगा, या आंखें बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा मैनरिज्म करूंगा, मैं हाथ ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। एक टेक होती थी तो उसमें मैं कुछ करता था, दूसरी टेक होती थी उसमें मैं कुछ करता था। मैंने करैक्टर को निभाया है, सीन को निभाया है। मैंने कतई ध्यान नहीं दिया कि तू मनोज कुमार है, तूने ये करना है, तूने ये करना नहीं। मेरी तो चिंता रहती थी कि दूसरे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मनोज कुमार के भीतर एक अभिनेता रहा है शुरू से। ये निर्देशक के रूप में कब परिवर्तित होता चला गया या निर्देशकीय रास्ते पर कब चलने लगा, और फिर लेखक ने कब जन्म लेना शुरू कर दिया? लेखक तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ, शुरुआती दौर में आपने बताया था जैसे। बाकी मैंने कहानी लिखी हुई थी शहीद, जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव इनके कॉमरेड्स के ऊपर थी। तो मेरे दोस्त हैं केवल पी कश्यप साहब, वो पीआरओ का काम करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा, यार मैं थक गया हूँ फोटोज खींच के और ऑफिस में जाके कि इसकी फ़ोटो छापो, उसकी फ़ोटो छापो, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेलेबल हीरो, जो कहते हैं कि जिसकी पिक्चर बिक जाए, उस पदवी तक आ गया था। हाँ, मैंने कहा बनाओ फिल्म। मैंने कहा साधना जी हैं, सायरा जी हैं, आशा पारेख है, किसी को लेके बना। कहता नहीं, मुझे बनानी वही फिल्म है जो तूने सुनाई थी कहानी। मैंने कहा केवल पहली फिल्म बना रहा है, इससे पहले 2 फिल्में भगत सिंह जी पे बन चुकी हैं जो चली नहीं है, ये तो जोखिम लेगा। कहता यार कुछ नहीं। मैंने कहा लेना है तो फिर बना लो। तो ये तय हुआ कि वो शहीद बनाएंगे। फिर हमारे एक सहयोगी थे मेरे, एस राम शर्मा, वो मंझे हुए थे, उनको बोला भाई आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, ओपी नैयर साहब और रवि साहब इन म्यूजिक डायरेक्टर्स की पब्लिसिटी किया करते थे। तो केवल जी के लिए ये था कि यार ये नहीं होगा तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक बिकता है, शंकर जयकिशन बिकते हैं, ओपी नैयर साहब बिकते हैं, रवि साहब बिकते हैं। मैंने कहा केवल बात बहुत सिंपल है, अगर ये फिल्म बनानी है तो इस फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम धवन चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा वो गाने लिखते हैं। कहने लगे यार 1-2 गाने ले लेंगे उनसे। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म अगर बनानी है तो इसमें
कहता उन्होंने कभी म्यूजिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तू कैसे जानता है? मैं कहा मैं जानता हूँ। ये बड़प्पन है केवल का कि उसने मेरी बात मान ली। हम प्रेम धवन साहब के घर गए, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने 2 दिन मांगे। मैंने कहा नहीं, अगर आपने म्यूजिक नहीं देना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ की और शहीद सब नए लड़कों के साथ बनी और प्रेम धवन साहब ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक जो आज भी चलता है। और डायरेक्शन का क्या हुआ, चूंकि लिखे हुए सीन मेरे थे, कहानी सब कुछ मेरे पास थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमको अक्सर 2 यूनिट बनाने पड़ते कि इधर ये कर लो, तो एक तरफ मुझे जाना पड़ा। मैं गया नहीं उस रास्ते पे, मुझे जाना पड़ा। जब वो मैं डायरेक्शन करने लग गया तो फिर मेरे अंदर डायरेक्टर ही आ गया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे, हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन। फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। फिर मुझे बोला कि सुबह सबको घर पे लेके आओ। बाकी तो कुछ लोग जा चुके थे, तो मैं उनकी कोठी पे पहुंचा तो जो किचन गार्डन सा होता है उसमें खड़े थे। तो बहुत शाबाश दी, बहुत कलेजे से लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचपन में ले गए। मैं उसके बाद सोया नहीं सारी रात, वही जीवन में चला गया था। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नज़रों से देखते हुए कहा कि सुनो, मैंने नारा दिया है जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और 2-3 बाल पेन ले दो। मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में उपकार लिखी गई थी। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश
घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैंने स्क्रिप्ट में, मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखने में कभी 3 से 4 दिन से नहीं लिए। हम चाहेंगे कि शशि जी भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मनोज जी के बारे में, जो एक घर में एक अभिनेता और निर्देशक और लेखक और निर्माता के इतने सारे जो आयाम हैं उनको छोड़कर किस तरीके से मनोज जी पेश आते हैं। नहीं, इससे पहले कि आप उनसे बुलवाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सीन पुख्ता क्यों होते हैं कि पहले ये सेंसर करती है, पास करती है। अगर इसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो अटक जाएगी। जब मैं समझूंगा कि ठीक इतना अटक गई है, मेरे को समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं इसकी मान लेता हूँ, और अगर गलत है चीज़ जो इसका सजेशन है वो ठीक नहीं है, अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाऊं तो ये मान लेती है। बाकी मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, क्या काम किया है, इसका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है। यानी जो कहा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत शशि जी हैं आपके पीछे। घर में तो ये बिल्कुल घरेलू ही रहते हैं और दिनचर्या भी इनकी जैसे सुबह आम आदमियों की तरह होती है, वैसे ही सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, सैर करने जाते हैं, सादा भोजन लेते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर इनका यही होता है, मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, 2 चीज़ तो इनकी फेवरेट है। और स्वभाव किस तरीके का है कि जिस तरीके से बोला जाता है कि एक सफल कलाकार अगर ख़ास तौर से होता है तो बहुत टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत हाई होता है, तो घर में भी ये सब चीज़ें झलकती हैं या फिर बहुत शांति से पेश आते हैं और पारिवारिक तरीके से रहते हैं? शांति से पेश आते हैं, लेकिन कभी कभी मूड गर्म भी हो जाता है। कोई सुविधा जिंदगी की ना मिले ये गुजर कर लेगी, लेकिन म्यूजिक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये इसकी जान है। शशि जी, आप अपने ज़माने में ज़बरदस्त खूबसूरत भी रही हैं और एक सफल कलाकार की पत्नी भी रही हैं। कभी आपको खुद को नहीं लगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए? ख़ासतौर से हम जानते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो कहानी है उसके बेसिक आपके ही हैं और आपका ही एक ये महल था जो सक्सेसफुल रहा है। काम करने का सवाल तो कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि पिक्चरों में तो आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, घर में तो हम नेचुरल करते हैं, वो एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। दूसरी चीज़ ये जानना चाहते थे कि पूरब और पश्चिम का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से इसको आपने विजुलाइज किया, फिर उसको कागज़ पर उतारा? मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो बाहर रहते थे, हमेशा अब्रॉड में ट्रांसफ़र हो गई थी उनकी, तो हम हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे है, बच्चे होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा। उस पॉइंट को देख के सोच के कैसा वातावरण वहाँ का है, यहाँ का कैसा है, तो उसके ऊपर ऐसा ब्रेन ड्रेन के ऊपर कुछ आइडिया आया। का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, ला 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 ला, ओ मौसम का मुसाफिर खड़ा रस्ते में, उसके हाथों सब कुछ लुटा सकते में, छोटी सी उमरिया है, लंबी सी डगरिया रे, जीवन है परछाई रे,
एक निर्देशक जीवित हुआ आपके भीतर जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ फिल्म में, जिस तरीके से आपके शहीद के दौरान आपने बताया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा के बाद जब आपने उपकार शुरुआत की और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसमें आपने एक और चेंज किया था कि एक ज़बरदस्त या जिसके पर्दे पर आते ही लोग दहल उठते थे, ऐसे खलनायक को एक शानदार और एक बड़ी जीवंत भूमिका दी थी मलंग बाबा की। वो प्राण साहब थे जिनकी इमेज आपने तोड़ी थी और बदली थी। प्राण साहब का एज ए विलन इतना भयानक रूप था कि अगर आप उनके साल देख लें और उन वर्षों में देख लीजिए, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा होगा। ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन मेरी कन्विक्शन ये थी कि एक अच्छा कलाकार, उस पर स्टैंप लग जाती है, मैं इनको, ये इंसान अच्छे हैं, ये कलाकार अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि ये अच्छा रोल नहीं करेंगे। तो मेरी कन्विक्शन थी। थोड़ा सा प्राण साहब भी हेजिटेंट थे कि यार ये कैसा रोल है। और फिर उस फिल्म में एक गीत था उनके ऊपर, कसमें वादे प्यार वफा, तो मुझे स्वर्गीय कल्याण जी भाई भी, राज खोसला साहब, ये सब कहते थे, अरे क्या पागल हो गए यार, बैकग्राउंड में रख दो ये गाना, प्राण जी के मुंह से मत गवाओ। प्राण साहब जो थे, वो जो रोल था उनके अंदर रच गया था। वाकई उपकार का ये उपकार था प्राण साहब के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म का भी एक कोई गीत सुन लिया जाए। बात प्राण साहब की हो रही है और मलंग बाबा की हो रही है, तो बात उस गीत की भी हुई, तो क्यों ना उसी गीत को सुनाया जाए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में तब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सेल्यूलॉइड के सितारे। अभी आप फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार से रविराज प्रणामी की बातचीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया रीटा रवेलो और साइमन परेरा ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड के सितारे